गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्लास 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। आज हम हमारी हिंदी व्याकरण, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट टर्म में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे प्रमुख जनसंचार माध्यम और इन्हीं जनसंचार माध्यमों की खूबियां तथा खामियां। इनमें मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी और इंटरनेट, इनसे संबंधित खास जानकारी। अब इन समस्त माध्यमों में इनके आधार पर ही इनके लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया है। इनकी कुछ खासियत होती है, इनमें कुछ कमियां होती हैं। इनके लिए भाषा का भी वैसा ही चयन रखना पड़ता है जिस माध्यम में आप उस संचार को, उस संदेश को प्रचारित कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है जनसंचार। जनसंचार क्या है कि लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाओं को या जानकारी को प्रेषित करना और वहां से भी सूचनाओं या जानकारी को प्राप्त करना, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम को काम में लिया जाता है वही माध्यम कहलाता है जनसंचार माध्यम। और इन्हीं जनसंचार माध्यम में मुख्य रूप से समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आज महती भूमिका निभा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इसी पाठ की, जिसका शीर्षक दिया गया है जनसंचार माध्यम। आपको पता है विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। भाई अखबार और पत्र पत्रिका में लिखने की अलग शैली होती है। रेडियो में जो मात्र श्रव्य साधन है उसके लिए अलग भाषा काम में ली जाती है, और इसीलिए इसी प्रकार टेलीविजन जो दृश्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार का साधन है उसके लिए लिखना एक अलग कला है। चूंकि माध्यम अलग अलग है इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के तरीके भी अलग अलग हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। यानी लेखन के लिए बोलने लिखने के अलावा पाठकों और श्रोताओं और दर्शकों की भी जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो चलिए इसी क्रम में सबसे आगे बढ़ते हैं जनसंचार माध्यम। और इन जनसंचार माध्यम में कौन कौन से साधन शामिल किए गए हैं। वो जो साधन है उसमें किस हिसाब से उनका लेखन किया जाता है, लेखन शैली का विकास होता है, कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो सारी बातें यहाँ स्पष्ट की गई है। देखिए, आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। हाँ जी, पढ़ते हैं। इनके अलावा मनोरंजन और समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, बिल्कुल देखते हैं, और रेडियो भी सुनते होंगे। संभव है आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते और देखते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन और उसकी प्रस्तुति में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी या रेडियो पर सिर्फ समाचार सुने, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर के उन समाचारों को फिर से पढ़ें। अगले दिन सुबह जब अखबार में वो समाचार आए तो अखबार को ध्यान से पढ़ें। अब आप बताइए कि इन माध्यमों में पढ़ने, सुनने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली और भाषा और प्रस्तुति में क्या आपको फर्क नजर आता है? क्या उनमें विशेष अंतर है या नहीं? बिल्कुल है, और ये अंतर ही है जिसकी वजह से ये जो जनसंचार माध्यम है ये अपनी कमियां और खूबियां हमारे सामने प्रयुक्त करते हैं। देखिए, इन सभी माध्यमों में समाचार की लेखन शैली, उनकी भाषा और उनकी प्रस्तुति में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सही है। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही है कि जब अखबार पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है और टीवी देखने के लिए महत्वपूर्ण है, इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा होती है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम है। जनसंचार के इन विभिन्न माध्यमों के बीच के फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को भी आप तभी समझ पाओगे जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, खूबियों और खामियों से परिचित हो पाओगे। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं और कुछ कमियां होती हैं। खबर लिखने के समय
हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरतों को समझना भी पड़ता है। जैसे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। देखिए, जनसंचार के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन से हैं? सबसे पहला है प्रिंट मीडिया, यानी समाचार पत्र या पत्रिकाएं। दूसरा है रेडियो, जो खाली श्रव्य साधन है। फिर टीवी, जो दृश्य एवं श्रव्य है। और इंटरनेट, जिसकी महती भूमिका आज के माध्यम में, आज के संचार में बहुत है। देखिए, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज्यादा आपका सामना होता रहता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इन माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करेंगे और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस सवाल का कोई भी एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है आपको टीवी ज्यादा पसंद हो या फिर आपके दोस्त को रेडियो। अगर आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए सुनता है, इसी तरह से आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद है, तो वो फुर्सत के क्षणों में अखबार और पत्रिकाएं पढ़ता है। जबकि आपका कोई अन्य दोस्त जो है, इंटरनेट पर चैटिंग करते हुए, कुछ और पढ़ते या देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता है। यानी हर एक व्यक्ति की अपनी अलग रुचि है, अपनी अलग सहूलियत है। यानी व्यक्ति की उसी रुचि और सहूलियत के आधार पर ही उसने अपने जनसंचार माध्यम को चुना है। जाहिर है सबकी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है? देखो, आप या आपके अन्य दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या उनकी खूबियां आपकी या आपके दोस्त के मिजाज, उसकी रुचियों, उसकी जरूरत और उसकी पहुंच के अनुकूल है। सही है ना भाई? जो बंदा रेडियो जितनी ही वसायत रखता है, औकात रखता है, पहुंच रखता है, उस व्यक्ति को इंटरनेट या फिर टीवी जैसे साधन तक की अपनी अप्रोच को बरकरार नहीं रखा जा सकता। यानी वो मात्र श्रव्य साधन से ही अपने जनसंचार माध्यम की पहुंच को बरकरार रखता है या नहीं? यानी हर एक व्यक्ति की ये जो पसंद है जनसंचार माध्यम की, ये उस व्यक्ति के मिजाज, उसकी रुचि, उसकी जरूरत और उसकी पहुंच के अनुकूल होती है। स्पष्ट है, हम सभी अपनी अपनी रुचियों, अपनी अपनी जरूरतों और अपने अपने स्वभाव के मुताबिक ही अपनी जनसंचार का माध्यम चुनते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं और खामियां होती हैं, जिसके कारण कोई माध्यम किसी को ज्यादा पसंद आता है और किसी को कम। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जनसंचार का कोई भी माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है और कोई एक दूसरे से कमतर है। नहीं, हर एक का अपना विशेष महत्व है। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के एक साथ होने से बनती है, उसी तरह से जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके एक दूसरे के परस्पर पूरक होने से बनती है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना भी हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। चाहे पत्र पत्रिकाएं ले लो, चाहे रेडियो ले लो, चाहे टीवी ले लो और चाहे इंटरनेट ले लो। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। और जिस तरह का रोमांच अखबार और इंटरनेट पर नहीं मिलता, इसी तरह का रेडियो पर खबर सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, उतना किसी और माध्यम में संभव ही नहीं है। उधर इंटरनेट अंतर क्रियात्मक है, यानी इंटरएक्टिविटी। सूचनाओं के विशाल भंडार का एक ऐसा माध्यम है कि बस एक बटन दबाओ और सूचना के अथाह संसार में पहुंच जाओ। जिस भी विषय पर आप जानना चाहो, इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच जाओ। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कोई ना कोई उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद भी इनमें से कोई भी अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास भी हो रहा है। तो आइए इन माध्यमों की अलग अलग खूबियों और खामियों को समझने के लिए सबसे पहले जरूरत है इन माध्यमों के विकास और इनके विस्तार की गाथा को पढ़ लिया जाए। सबसे पहला आता है प्रिंट। प्रिंट मीडिया या प्रिंट माध्यम किसे कहा जाता है? यानी शब्दों का छपना, सूचनाओं का छापा जाना। और छापा किससे जाता है? प्रेस से, है ना? आपको पता है यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था रेनेसां के उस समय में। छापे खाने का जो रोल था, वो रोल बहुत गजब का था, क्योंकि कई ऐसी किताबें पब्लिकेशन की गई, कई ऐसे लेख लिखे गए,
कई ऐसे पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गई जिनमें इसी पुनर्जागरण के विषय में लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रिंट मीडिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई और आज ये प्रिंट मीडिया किस तरह का रोल निभा रहा है। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित जनसंचार माध्यम, ये आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। कोई कहता है कि आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई थी। हालांकि मुद्रण की शुरुआत जो है चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापेखानी को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण गोवा में हुआ। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। ठीक है, भारत का पहला छापाखाना 1956 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से लेकर अब तक मुद्रण की तकनीक में काफी बदलाव आया है और ये मुद्रित माध्यमों का एक व्यापक विस्तार हो गया है। यहाँ तो पता चला कि यहाँ जो प्रिंट मीडिया है उसकी शुरुआत कैसे हुई। कोई कहता है इटली से हुई, किसी ने ये बताया कि भाई जो इटली जर्मनी का गुटेनबर्ग है वहां पर इसका जो है आविष्कार हुआ। कोई ये कहता है कि यूरोप में पुनर्जागरण के समय जिस तरह से छापेखाने के आविष्कार का महत्वपूर्ण रोल था, उसी तरह से भारत के अंदर भी पहला छापाखाना खोला गया था सन 1556 में। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में क्यों खोला गया था? क्योंकि ईसाई जो मिशनरी लोग थे वो अपने धर्म प्रचार के लिए कई तरह की किताबें छापते थे और लोगों में उसको बांटते थे। तब से लेकर आज तक मुद्रण की तकनीकी में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का भी विस्तार हुआ है। देखिए किस तरह से यहाँ मुद्रित माध्यम है, किस तरह से जो अखबार के पेज हैं वो उसमें छपाई की जा रही है। मुद्रित माध्यमों के तहत कौन कौन सी चीजें आती है? अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तकें। हमारे दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी खासियत क्या है? खासियत ये है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी आप उन शब्दों को जब भी, जिस समय भी, जिस अंतराल में भी पढ़ना चाहते हो वो स्थायी बने रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के लिए वहां उद्धृत हुए और फिर वहां से विलुप्त हो गए, ऐसा नहीं है। आप उसे आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हो, पढ़ते समय उस पर सोच सकते हो। कोई बात समझ में नहीं आई उसे दोबारा और जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई। मुद्रित माध्यम जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इनका यहाँ पर बिल्कुल अच्छा रोल है कि उसमें जो भी सूचनाएं छापी जाती हैं उनमें स्थायित्व होता है। ठीक है, अगला क्या कहते हैं, देखो यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका को पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ या उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ, ये कोई जरूरी नहीं है शुरुआत से ही उसकी शुरुआत करो, पहले पृष्ठ से ही उसकी शुरुआत करो, ये कोई आवश्यक नहीं है। बल्कि ये आवश्यक है कि आप उसको जो है कहीं से भी पढ़ सकते हो और उसे समझ सकते हो। ठीक है, चाहे आप तीसरा पृष्ठ पहले ले लो, चाहे आप पहला पृष्ठ पहले ले लो, इसके लिए आप कहीं से भी कोई बाध्य नहीं। ठीक है, साथ ही मुद्रित माध्यमों में स्थायित्व का एक लाभ ये भी है कि आप उसे लंबे समय तक अपने पास सुरक्षित भी रख सकते हो, यानी जिस समय उसकी आवश्यकता है उस समय आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना भाई, पहली बात तो ये आई कि छपे हुए शब्द है, छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। दूसरी बात ये है कि इस स्थायित्व के कारण आप उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो और संदर्भ के अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हो। मुद्रित माध्यमों की एक और विशेषता ये है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। सही है ना, जब भी कोई संपादक या प्रकाशक वहां कोई लेख प्रस्तुत करता है या किसी विषय पर लिखता है तो भाषा का विस्तार होना जरूरी है। भाषा भी उसकी भाषा, व्याकरण, उसकी वर्तनी, उसके शब्दों का जो रूप है, उन सभी चीजों का उसे ध्यान रखना पड़ता है। देखिए जाहिर है इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। लिखित और मौखिक भाषा का सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा में अनुशासन होता है, बोलने में स्वतः स्फूर्तता होती है,
लेकिन लिखने में आपको भाषा और वर्तनी इन सभी चीजों का हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। देखिए किस तरह से यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने दिया सर्वमान्य हल का आश्वासन, तो शब्दों की महत्ता देखिए यहाँ कितना अच्छा शब्द काम में लिया गया है। इसी तरह से देखिए डॉक्टरों और सरकार में टकराव, रेलवे और सेना से मदद लेंगे। इसी तरह से नई भर्तियां, यानी कई ऐसे समाचार हैं जिन समाचारों को जब इस प्रिंट माध्यम के द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है तो उसमें भाषा और शब्दों, उसकी वर्तनी, उसकी व्याकरण आदि चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है या काफी लोगों तक उसको पहुंचाना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ेगा ताकि उस लिखी हुई सूचना को अधिक से अधिक लोग अच्छे से समझ पाए। यानी मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता ये है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख भी सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, सोचने और समझने का समय है, बल्कि पाठक की यह योग्यता भी है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो और जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जरिए से एक विशेष स्तर और योग्यता प्राप्त कर रखी हो। तभी उनको प्रिंट मीडिया में छपे हुए समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ना अच्छा लगेगा। लेकिन मुद्रित माध्यमों की ये कमजोरी है। क्या कमजोरी है? कि जो भी अनपढ़ हैं, जिन्होंने भी साक्षरता प्राप्त नहीं की है, उन व्यक्तियों के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी किसी काम का नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को भी अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और उसकी योग्यता का भी उनको ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों को भी पूरा ध्यान से रखना पड़ता है। भाई आप जो पाठक वर्ग है, वो पाठक वर्ग उस दी गई सूचना को आसानी से समझ सके, सुन सके और अच्छा रिएक्शन दे सके। ये सारी चीजें भी वहां पर बहुत महत्व रखती है। ठीक है, देखिए पहली खामी तो ये है, निरक्षर जो है वो नहीं पढ़ सकते। आगे देखो और कौन सी खामी है। क्या है कि इसके अलावा पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कैसे? कि मुद्रित माध्यमों की एक सीमा ये है कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी हुई घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी तो समय सीमा बंधी होती है ना। कि अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम जो है वो अखबार छपते हैं और एंड टू एंड वो क्या कर दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब 24 घंटे में जो भी घटना घटित हुई है उस घटना को लोगों तक प्रेषित करने के लिए वो प्रिंट मीडिया अपना काम नहीं कर पाएगा। वो तो नेक्स्ट डे ही अपनी टाइमिंग पे ही वो काम कर पाएगा। सही है ना? यानी इसकी समय सीमा क्या है, बंधी हुई है। क्या कहते हैं, देखो मुद्रित माध्यमों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी भी काम का नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यम में लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा ये है कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं में एक बार साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, यानी 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही वह छपेगा। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टों को प्रकाशन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है जिसे डेडलाइन कहा जाता है। कुछ अपवादों को छोड़कर ये समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं होती। अब आप क्या मानते हो, जो इसमें लिखकर छापता है तो वो जो भाषा है उस भाषा को बस एक ही आंखों में से निकाल करके छाप दिया जाता है क्या? नहीं, बल्कि उस भाषा की व्याकरण निष्ठता, शुद्धता और सरलता, सुबोधता को भी जांचा जाता है। देखिए क्या कहते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई भी सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं होती। यानी मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में फीचर लिखने के लिए पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती है, और यही कारण है कि विषय और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी पड़ती है। कैसे? यानी हेडलाइन के रूप में, फिर हेडलाइन के बाद जो हेडलाइन उसका इंट्रो माना जाता है, फिर आप उसके मिडिल भाग में आते हैं जो उसकी पूरी कहानी होती है,
फिर आप लास्ट के हिस्से में जाते हो जो उसका क्या है, एंडिंग है, समाप्ति है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर कह दिया जाए 250 शब्दों में ही रिपोर्ट या फीचर लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। तो उन्होंने बताया है कि इसकी वजह ये है कि अखबार जो है वो असीमित जगह नहीं होती, साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री जो है प्रकाशित करनी पड़ती है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित ही करते हैं उसे कितनी जगह मिलेगी। सही है ना, 250 शब्दों में लिखना है तो 250 में ही लिखना है, ये आपकी वर्ड लिमिट है। और समय सीमा भी होती है, समय जिसे डेडलाइन कहा गया है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर कोई दूसरी घटना घटित होती है तो आपको तो वो डेडलाइन फॉलो ही करनी पड़ेगी, यानी जो डेडलाइन आएगी उसी में वो छपकर दोबारा दिखाई देगा, वरना वरना नहीं देगा। तो इस तरह से हमने देखा प्रिंट माध्यम की क्या तो खूबियां थी और क्या उसकी खामियां थी। तो यहाँ प्रिंट मीडिया जो है वो संचार क्रांति में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यहाँ देखिए इसकी खासियत और इसकी खामी दोनों को हमने पढ़ा। मुद्रित माध्यम से लेखक और पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने के लिए पहले आलोक में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धि को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन होने के बाद वो गलती जो है उसी के साथ चिपक जाएगी। अगर उसमें सुधार चाहिए तो अगले दिन के अखबार निकलने का वेट करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार और पत्रिका में यथासंभव जो जो गलतियां हैं वो कम होती हैं। इसके लिए अखबार और पत्रिका के संपादक के साथ एक पूर्व जब बताएं साथ में करवा इसके लिए यह आवश्यक है कि जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए सामग्री में गलतियां और अशुद्धियों को हटाकर उसके प्रकाशन को के योग्य बनाना जरूरी है। यानी एक बार प्रकाशित हो गई और गलतियां प्रिंट हो गई है तो आपको नेक्स्ट डे की उसकी कॉपी की आपकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी समय सीमा की टाइमलाइन को आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भाषा को काम में ले रहे हो उसमें किसी तरह की अशुद्धि ना हो, क्योंकि ये भाषा जहां तक भी प्रेक्षित की जाएगी वहां के लोगों को वहां की सूचनाएं जो है पूरी तरह से समझ में आने वाली लगे, ऐसी भाषा का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, प्रिंट मीडिया की, जिसमें समाचार पत्र पत्रिकाओं के विषय में कहा गया है। यानी चीन से इसकी शुरुआत हुई प्रिंट मीडिया की, जर्मनी के गुटेनबर्ग में इसकी शुरुआत की गई, यूरोप के रेनेसां यानी पुनर्जागरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। भारत के अंदर सन 1956 में लगभग गोवा के अंदर पहली प्रेस जो है वो स्थापित की गई थी और धीरे धीरे ये प्रिंट मीडिया ने विकास किया। प्रिंट मीडिया की कई खूबियों और खामियों के विषय में हमने पढ़ा। अब देखिए ध्यान रखने योग्य बातें, इसमें भाषा का, वर्तनी का, व्याकरण का, शैली का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें समय सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें गलतियां अगर अशुद्धियां हो जाए तो उसको ठीक करना भी जरूरी है। और साथ में जो लेखन है उसमें तारतम्यता रखनी जरूरी है। यानी एक मैसेज अगर आज हमने भेजा है तो उससे रिलेट करते हुए अगर दूसरी कोई सूचना है तो उसको रिलेट करते हुए दिखानी है, उसको अलग करके नहीं दिखानी है। तो यहाँ प्रिंट मीडिया के विषय में हमने जानकारी